तो सबसे पहले हम यहाँ पर जब बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की, तो देखिए एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। जैसे मैंने बताया था, डेफिनेशन का पैटर्न सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? द एंथैल्पी चेंज अकम्पैनीज, अब यहाँ वर्ड कौन सा आया हुआ? आयनाइजेशन। तो हम कहेंगे द एंथैल्पी चेंज accompanies the ionization of 1 mole of any gaseous substance। ध्यान दीजिए, यहाँ गैसियस बोलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 mole of gaseous substances into its ion, क्योंकि आयनाइजेशन में आप लोग को पता है कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? आयंस में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट आयन, कौन से आयन रहेंगे? वो गैसियस आयन। तो वापस एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूं मैं। द एंथैल्पी चेंज accompanies the conversion of या ionization of 1 mole of substance into its ion is called as the enthalpy of ionization। ठीक है, अभी देखिए इस सिंपल से प्रोसेस में क्या होता है। देखिए आप लोग को अच्छे से पता है कोई भी जो आइटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर इसमें से मुझे कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है ना एनर्जी हमको क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस रहता है इसके बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बराबर है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको ओवरकम करना पड़ेगा ताकि आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। तो जो फोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे या एनर्जी जो आप यहाँ पर लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, that will be called as the enthalpy of ionization। Got it? Then अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे यहाँ पर बताइए कि आप लोग जो है यहाँ पर एनर्जी जब लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा मतलब डेल्टा एच, उसकी वैल्यू क्या होंगी? या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। क्या हो सकता है? अनम्यूट होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। Positive. Positive. पॉजिटिव? Yes. एवरीवन इज पॉजिटिव? Hmm. ओके, नाउ जस्ट अनम्यूट हो जाओ सारे लोग, सॉरी म्यूट हो जाओ। हाँ, तो देखिए जैसे हम लोग को यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहनी है? पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में मुझे बताइए कि मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ या एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ? तो जाहिर सी बात है आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या फिर एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, राइट। तो अब मुझे बताइए कि जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करूंगा, इसके लिए मुझे एक एनर्जी लगेंगी। कंसीडर कीजिए कि मैं उसको लिख रहा हूँ एज अ डेल्टा H1। फिर मैं ये सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इसके लिए भी मुझे एक एनर्जी लगेंगे, जिसको मैं लिख लेता हूँ कि डेल्टा H2। इस तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे तीसरा एनर्जी लगेंगे, जिसको मैं डेल्टा H3 लिख लूंगा। ओके, अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक सा सवाल ये है कि यहाँ ये डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 की वैल्यू जो है वो सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, एग्जैक्टली डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा आप लोग को एक्सप्लेनेशन पता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये जो सोडियम एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम आयन में, बराबर है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं और निगेटिव चार्ज कम हो गया। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है, राइट। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया है ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन और सोडियम में, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगेगा,
ओके, तो चलो अभी हम कंसिडर कर लेते हैं ये एग्जांपल, कैल्शियम का एग्जांपल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये कैल्शियम था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अभी रिमूव होगा, हो गया ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव। अभी ये कैल्शियम फिर किस में कन्वर्ट हो गया? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? आपका चेहरा दिख रहा है क्या? वे दिखती ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिख रही ना। दिख रही सर, दिख रही। दिख रही ना भाई? ओके ओके। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कैल्शियम एटम अभी कैल्शियम पॉजिटिव आयन, एक ही पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब मुझे दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से, देखिए यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अभी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव। कैन यू सी दिस? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब यहाँ 2 रिएक्शन हो गया। पहली बार कैल्शियम जो था वो कैल्शियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और दूसरी बार में कैल्शियम जो एक पॉजिटिव चार्ज था वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। राइट, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मैंने। राइट, तो इसका मतलब इसमें डेल्टा H1 और इसमें रहेगा डेल्टा H2, बराबर है। तो जाहिर सी बात है वैल्यू किसकी ज्यादा रहेंगे? डेल्टा H2 की, डेल्टा H2। है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा बढ़ेगा। राइट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप लोग को समझने के लिए कि भाई पहला जो हमेशा रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी मेरी कम रहेंगी, बट दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगने वाली एनर्जी मेरी हमेशा ज्यादा रहेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैल्शियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी 590 किलो जूल पर मोल लगेंगे। ओके, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालने के लिए जो लगने वाली एनर्जी है वो 1150 लगेंगे। गेट इट? मतलब काफी ज्यादा एनर्जी है ये। गेट इट? तो ये होता है आपका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको बात करनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। देखिए मुझे बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे। अभी हमको यहाँ पर क्या बात करनी है कि अभी हम लोग को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना है। राइट, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, ओके, तो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी या फिर एनर्जी वहां से इवॉल्व होगी? इवॉल्व क्या लगता है? मतलब जैसे देखिए क्लोरीन है ये, इस क्लोरीन में मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो इसमें ये क्लोरीन निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू जो रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए। नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव नेगेटिव रहेगी। निगेटिव रहेंगी। कैसी रहेंगी वो? निगेटिव रहेंगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज निगेटिव। और आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। निगेटिव। गॉट इट? राइट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे हमारा मेल्टिंग और फ्रीजिंग था वैसे ही। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड वाले की। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
ठीक है, देखिए इन सबकी डेफिनेशन ना आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ गए, प्रोसेस से। प्रोसेस का ना एटोमाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय एटोमाइजेशन, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटम। फॉर्मेशन ऑफ एटम, बराबर है, फॉर्मेशन ऑफ एटम। अब मुझे बताओ एटम किससे तैयार हो सकता है? जैसे H2O है, H2O क्या है? क्या है मतलब मॉलिक्यूल है, एटम है, क्या है? मॉलिक्यूल है, राइट। और H2O में आपकी कितने टाइप के एटम है? दो टाइप के एटम है, कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करता हूँ तो फॉर्म द एटम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एटमाइजेशन। ओके, नाउ डू टेल मी, ठीक है, अब मुझे बताइए इस तरह से कि क्या हो सकती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अरे मैं सर कुछ अभी बोला ही किसी नहीं की बे। गाली मिल रही सर। अबे मैंने कुछ बोला ही नहीं ना बे। फिर भी अरे आवाज सर, नहीं आ रहा, गिर 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 खर आवाज खर आ रहा। आवाज आ रहा है सर। और हाँ। सर वो कोई तो भी आदमी खर चिल्ला खर आ रहा रहा है है क्या? वहां पे, उसकी आवाज आ रही अबे तो वो कोई तो भी आदमी, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तुम में से कोई है। ये है। माइक में लगा लो खिर खिर आवाज आ रहा है, ऐसा लगे ए सरनेम लेके बोल। सर, सबके माइक वांडे। म्यूट करने लगा। ए पहले तुषार का होता। अगर तुम माइक म्यूट करोगे तो फिर मुझे मैं कैसे समझूंगा? मैं क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर कैसे सुनूंगा मैं? तब अनम्यूट कर लेंगे ना। हाँ तो अभी मैंने पूछा है क्वेश्चन, पहले उसका आंसर दे दो, बाद में म्यूट हो जाओ। अभी बोले कुछ नहीं बोले तुम। जो आंसर मुझे देगा वही एंथैल्पी ऑफ अपना माइक ऑन एटमाइजेशन की रखेगा। डेफिनेशन बताओ। The energy कोई required बताएगा? to the energy required to form the atoms. और सिंपल सा है, हमारा डेफिनेशन का पैटर्न मत चेंज करो। क्या था डेफिनेशन का पैटर्न हमारे? The enthalpy change accompanies conversion or ionization of one mode of gaseous substance into ion. तो ध्यान दीजिए, वेरी गुड। आयन नहीं, यहाँ एटम है। द एंथैल्पी चेंज sorry, atom. accompanies during the conversion of one mole of a gaseous molecule into its constituent ion atom. ओके, तो ये रहेगी आपकी डेफिनेशन, ठीक है ना? तो ये होता है आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई सब लोग को? हाँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज होती है कि भाई एटमाइजेशन जो होता है, क्योंकि देखिए मुझे बताइए काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं? गैस में, सॉलिड में, या लिक्विड में, या किसी में भी हो सकते हैं। किसी में भी हो सकते हैं, बराबर है। यहाँ डेफिनेशन में गैसियस मॉलिक्यूल बोलना जरूरी क्यों है वो समझो पहले, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर मेरे पास कोई सॉलिड मॉलिक्यूल होता था और उसको अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? काफी हीट ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होकर होगा? लिक्विड में। और फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? फाइनली गैस गैस में, राइट। और फिर ये गैस के बाद में ये जो मॉलिक्यूल रहेगा, इसके बीच का जो बॉन्ड रहेगा, कंसीडर कीजिए AB नाम का मॉलिक्यूल था और इसमें A और B के बीच में ये बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड तभी ब्रेक हो पाएगा जब ये कौन से फेज में आएगा? गैस फेज में। इसीलिए आपके हर एक डेफिनेशन में गैसियस मॉलिक्यूल या गैसियस एटम ये बोलना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। गॉट इट? गुड। अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये क्लोरीन मॉलिक्यूल,
ओके, देखिए इन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है यहाँ पर, जबकि ये बॉन्ड क्या हो गया बाद में ब्रेक हो गया। ब्रेक। ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो लगने वाली एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज अ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, ठीक उसी तरह से आप CH4 के बारे में देख लीजिए। CH4 में 4 कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड है, कितने? 4, और ये ब्रेक हो रहे हैं, और ब्रेक होकर वो किस में कन्वर्ट हो गए? एटम्स में कन्वर्ट हो गए। देख पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताओ, डिफाइन करने की कोशिश कीजिए पहले तो इसको। अच्छा चलो, डिफाइन करने के पहले मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक सब्सटेंस डाल दिया है और उसका क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया, राइट। तो यहाँ पर हीट क्या होगी? बाहर निकलेंगी या अंदर जाएंगी? मतलब हीट इज इवॉल्व या हीट इज एब्जॉर्ब? Heat is absorbed. Absorbed. एब्जॉर्ब होंगी, इवॉल्व नहीं होंगी। Evolved. इवॉल्व होता है वो, इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, या दोनों भी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन। दोनों भी दोनों होता दोनों भी हो सकता है बेटा, ये हमने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ इवॉल्व होगी सर। इवॉल्व भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, दोनों भी होता है। ठीक है, तो ये जो हीट चेंज हो रहा है, मतलब या तो हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगी या तो फिर हीट यहाँ से इवॉल्व होती है। ये जो एनर्जी चेंज होगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो सिंपल वर्ड हो गए। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बताइए कैसे करेंगे? कोई है? क्या डेफिनेशन हो सकती है भाई, कोई तो बता दो। अच्छा चलो, मेरे सवाल पूछता हूँ, सवाल से डेफिनेशन बताइए। सबसे पहले बताइए कौन किसमें क्या होगा? इसका मतलब ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। अभी ये सॉल्यूशन लिख रहा है, वो सॉल्वेंट है, कंसीडर कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालना, सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन। ओके, अब मेरा सबसे पहला सवाल, मुझे कितना सोल्यूट डालना पड़ेगा? मतलब जितना सॉल्वेंट है जैसे 1 मोलार, 2 मोलार या 1 ग्राम, तो ये स्पेसिफाइड उतना रहेगा। जितना सॉल्वेंट है उतना ही सोल्यूट डालेंगे। मतलब 500 ml सॉल्वेंट है तो 500 ml सोल्यूट डालो। जितना सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, वो तो अपने ऊपर है। सॉल्वेंट से कम। सॉल्वेंट से कम। लेकिन जब मैं डेफिनेशन बनाता हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड कितना डेफिनेशन भी डाल सकते हैं ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हाँ बेटा, बट मुझे तो डेफिनेशन बनाना है ना। डेफिनेशन बनाने के लिए क्या लगेगा मुझे? कुछ सारी चीजें स्टैंडर्ड लेनी पड़ेंगे ना। 1 मोल। क्या लेना पड़ेगा? 1 मोल। वेरी गुड। तो 1 मोल क्या लेना पड़ेगा? सोल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। वेरी गुड। अब बारी आती है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की कितने? वो से 2 मोल। मोल। कितना सॉल्वेंट? 1 लीटर। 1 लीटर। 1 लीटर। That's the particularly definition. अब बताओ डेफिनेशन। सर समझना फिर से बोलना। अबे तुमने सोल्यूट सर समझना फिर से बोलता हूँ।
सोल्यूट कितना लेना है, समझ में आया? 1 mole. 1 mole. 1 more. 1 मोल। सोल्यूट कितना लेना है? नहीं 1 mole. 1 मोल। Solvent. सॉल्वेंट कितना लेना नहीं है? है ना, फिर से बार 1 एक बार। liter. 1 लीटर। तो अब बताओ डेफिनेशन। Good. The enthalpy change accompanies during the conversion of 1 mole of solute अच्छा, into मुझे कन्वर्शन देखिए, Solute सोल्यूट and 1 आप liter of सोल्यूशन में डाल रहे हो, solvent. सॉरी सोल्यूट सॉल्वेंट में डाल रहे हो, हाँ, तो जब हम उसको स्टर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलता जाएगा, वो घुलने के लिए कौन सा वर्ड है? खर आवाज आ रहा। स्टर करना पड़ेगा। dissolve. डिसॉल्व नहीं, डिसोल्यूशन। क्या होता है वो? Dissolution. हाँ वो घुमाना। हाँ, गॉट इट। तो ये होता है आप लोग का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो वापस मैं अभी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या होता है? एंथैल्पी चेंज accompanies during the dissolution of 1 mole of solute into the 1 liter of a solvent to form a solution. सर एक और रिपीट करो सर एक बार। Got it? सर एक और बार बताओ। आराम से समझो। पहले तो वो लाइन हमारा कॉमन वाला कौन सा? the enthalpy change change accompanies accompanies The enthalpy change. ओके। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? सोल्यूट को डिसोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ अ कितना सोल्यूट? 1 mole of solute. 1 mole of solute. 1 mole of वेरी solute. गुड। ओके, वेरी गुड। Into 1 liter of solvent. बात The enthalpy change accompanies during the प्रोसेस का नाम क्या था? Dissolution of कितना? डिसोल्यूशन ऑफ 1 mole of 1 मोल ऑफ सोल्यूट solute in a in 1 liter of 1 solvent. liter of a solvent to form a solution. got it? ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन? दिख रही है ना मैंने लिखा हुआ? हाँ। अच्छा दिख रहा। गुड। अभी यहाँ पर क्या? हाँ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हमने NaCl का एग्जांपल लिया हुआ है। इतने सारे जन बोल रहे कुछ मजा नहीं। NaCl के एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हेलो है? सर, इतने सारे जन बोल रहे कुछ मजा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? म्यूट हो जाओ सारे लोग, म्यूट हो जाओ। गुड, सब लोग म्यूट हो जाओ। अब देखिए यहाँ पर NaCl का एग्जांपल लिया हुआ है। NaCl का एग्जांपल जो है, इसका सॉल्यूशन कितना होता है, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसका होता है 4 किलोजूल पर मोल। 4 किलोजूल पर मोल। ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को निकालना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें या 3 टाइप के इंटरेक्शन कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है, कितने टाइप के इंटरेक्शन? यू हैव टू कंसीडर द 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन।
ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंटरेक्शन में पहला होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, दूसरा होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा जो होता है आप लोगों का वो होता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, गेट इट? तो ये 3 इंटरेक्शन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले इंटरेक्शन की। तो जैसे देखिए पहला वाला इंटरेक्शन हमारा कौन सा दिया हुआ है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं कोई भी सोल्यूट लेता हूँ सोल्यूट, तो ये सोल्यूट के जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हो ये एटम्स एक दूसरे से किसी ना किसी बॉन्ड से कंबाइन होते हैं, मतलब इनके बीच में एक इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है। ओके, तो इस सोल्यूट इज अट्रैक्टेड विद ईच अदर बाय द सम इंटर आयोनिक फोर्सेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब मैं इन सोल्यूट को इस सॉल्वेंट में डालूंगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अगर इसको डिसॉल्व करना है तो ये जो सोल्यूट के एटम्स है इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। राइट, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है इस एनर्जी का नाम होता है क्रिस्टल, इसका नाम होता है क्रिस्टल एनर्जी लैटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल एनर्जी लैटिस। ओके, गॉट इट? तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि हर सॉल्यूट में क्या होता है, एक सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में एक इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आपको अगर इसको डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में तो इसके बीच के बॉन्ड को आपको सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि NaCl को सबसे पहले आपको Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करने के लिए लगने वाली जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। गॉट इट ना? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहता है कि अब ध्यान दीजिए, ये क्रिस्टल लैटिस एनर्जी को हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू हम भला कैसे निकाल सकते हैं? अब अगर हम सोचा जाए तो मुझे बताओ, अगर मैं कोई बॉन्ड बना रहा हूँ, ओके, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग सम बॉन्ड, लाइक जैसे आप कंसिडर कीजिए कि मैंने Na और Cl के बीच का अगर मैं बॉन्ड बनाता हूँ, ओके, टू गिव द NaCl, राइट, तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो पॉजिटिव रहेंगी या फिर निगेटिव रहेंगी? बॉन्ड बन रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। पॉजिटिव। अनम्यूट होकर बताइए थोड़ा। पॉजिटिव रहेंगी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब एंथैल्पी जो रहेंगी यहाँ पर वो पॉजिटिव रहेंगी, इसके लिए बॉन्ड बनने के लिए, राइट। तो मुझे बताओ बॉन्ड, एक मिनट, नेगेटिव रहेगी। मेरा सवाल नहीं समझ पाए हो प्रॉपर, मुझे बताइए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी ना? हाँ, आपको शायद कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है। मैंने मतलब जैसे मुझे NaCl को कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, ओके, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, मतलब मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी या एनर्जी इवॉल्व होगी? एनर्जी लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी सर।
लगानी पड़ेगी। मतलब यार डेल्टा एच की वैल्यू क्या होंगी? नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। मैं एनर्जी लगा रहा हूँ ना, क्या एनर्जी इवॉल्व हो रही पॉजिटिव सिस्टम में, होगी। या सिस्टम को एनर्जी लगानी पड़ रही है? पॉजिटिव होगी सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होंगे। अब अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस कर लेता हूँ, मतलब जैसे Na+Cl gives NaCl, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तभी भी पॉजिटिव ही होगी सर। पॉजिटिव ही होगी सर। अभी भी पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव। प्रोसेस अगर हम उल्टा करते हैं तो साइन हमेशा क्या होता है भाई? नेगेटिव चेंज हो नेगेटिव। जाता हमेशा है। निगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जब कोई बॉन्ड तैयार होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू कैसी रहती है? निगेटिव। बराबर है। अब मुझे बताओ क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेंगे या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे। कैसी रहेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ। ठीक है, फाइन डन। तो ये होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। पहले आप इसको समझ लो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। एक मिनट पहले इसको रिमूव करने दीजिए। अब सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के बाद में जो हमारा नेक्स्ट होता है बॉर्न-हेबर साइकिल। ध्यान दीजिए, बॉर्न-हेबर साइकिल, एक काम करता हूँ मैं बॉर्न-हेबर साइकिल को बाद में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको कुछ और एग्जांपल एक्सप्लेन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सोल्यूट सोल्यूट के बीच में क्या था? बॉन्ड होते थे, राइट। वैसे ही अभी आप देख पा रहे हो कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर देखिए मैंने NaCl को इस सॉल्वेंट में डाल दिया, ये जो सफेद सफेद मॉलिक्यूल देख रहे हैं ना, ये आपके सोल्यूट मॉलिक्यूल है, राइट। अब डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जाना होता है। ठीक है, तो इनको बीच में जाने के लिए आपके ये जो पर्टिकुलरली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। देखिए ये जुड़े हुए रहते हैं, तो सबसे पहले इनको क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा, बराबर है, राइट। और जब ये अलग होंगे तभी आप लोगों के जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इसके अंदर जा पाएंगे। गेट इट? तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लगवानी पड़ेगी, राइट। तो ये होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, अब थर्ड जो होता है उसका नाम होता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मैं म्यूट कर रहा हूँ सब लोग को। अब ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या होता है। तो ये सबसे मेजर फैक्टर होता है मतलब जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे NaCl को मैंने सोल्यूबल कर लिया है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखिए ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है और ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल है, इन लोगों को एक दूसरे के बीच में यहाँ पर घुसना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पर आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ सराउंड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सॉल्वेशन, या फिर इस प्रोसेस को एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन या हाइड्रेशन क्या होता है वापस एक बार समझो। ठीक है, क्या होता है इसका नाम? कि एसोसिएशन of solute molecules in between the solvent molecule is called as a solvation or hydration. ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जब ये इसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व रहेंगी, एनर्जी इन्वॉल्व रहेंगी का क्या मतलब होता है? अरे यार, एक मिनट। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ से थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया। थोड़ा म्यूट अनम्यूट हो कर बताइए, मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा है सर, बरोबर दिख रहा है। दिख रहा है। है ना? हाँ, good. हाँ हाँ तो ध्यान दीजिए, अभी ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो इसमें भी हीट इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो हीट इन्वॉल्व होती है, दैट हीट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहा जाता है इसको? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब इसका प्रोसेस, सॉरी, इसकी डेफिनेशन क्या होंगे? ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल सी है, क्या रहेंगी? एंथैल्पी चेंज अकम्पैनीज, वापस एक बार हम लोग बताइए डेफिनेशन क्या हो सकती है? द एंथैल्पी चेंज अकम्पैनीज प्रोसेस का नाम है हाइड्रेशन। तो द हाइड्रेशन ऑफ during the hydration 1 मोल ऑफ गैसियस, क्योंकि गैसेस आपको हर जगह लिखना पड़ेगा, गैसियस आयंस या गैसियस सोल्यूट भी आप लिख सकते हो, सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये होता है, राइट? so that is the definition for the enthalpy of hydration, get it? तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या हो रही है। अब देखिए, ये हाइड्रेशन होना जरूरी हम लोग के लिए क्यों होता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी हमेशा वैल्यू जो होती है वो निगेटिव क्यों होती है, इसको समझ लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हर सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक दूसरे को सेपरेट नहीं होने देता है, ठीक है ना? तो पर्टिकुलरली फोर्सेस राइट नाउ कंसीडर्ड एज अ शील्डिंग इफेक्ट, उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हैं। बट हाइड्रेशन इफेक्ट क्या करता है? ये शील्डिंग इफेक्ट को कम करवा देता है। ओके, तो ये शील्डिंग इफेक्ट के कम होने की वजह से हाइड्रेशन काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने देखा तो आप लोगों का जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इन लोगों का क्या हो जाएगा? सम हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो अब थोड़ा सा म्यूट होकर मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है, जरा सा सोचकर बताइए कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसका प्लस क्यों होता है? अनम्यूट हो जाइए और बताइए। क्योंकि जब हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तब भी सॉलिड मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ मतलब बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसलिए। ओके, आप प्रोसेस को वापस थोड़ा समझो। हमको क्या सॉल्यूशन करवाना चाहिए आप, ठीक है? तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग को जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स थे उसको ब्रेक करना है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जब मैं दो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को उसके आयन में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके लिए जो एंथैल्पी लगेंगी वो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी रहेंगी।
बराबर है। सेकंड था हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन उतना मेजर नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा एनर्जी चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। और थर्ड होता है सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूट का इंटरेक्शन, बराबर है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में क्या होता है कि सोल्यूट जो होता है वो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है, ऑक्युपाई हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। गेट इट। तो इसीलिए आपका एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन होता है दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी एज वेल एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। गेट इट। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लोगों को जो एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस है उसको कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमको वापस एक बार बॉर्न-हेबर साइकिल पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था वो बॉर्न-हेबर साइकिल में आप लोग को कल बताऊंगा। अब सब लोग थोड़ा सा म्यूट हो जाइए क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए। पता नहीं यार कौन बात करते रहता है इतना। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में क्या होता है, तो जैसे आप देख रहे हो कि अगर मैं ऑलरेडी कोई बनाया हुआ सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें और एक आधा सॉल्वेंट डाल देता हूँ, तो इसमें से क्या हो जाएगा, हीट एक रिलीज हो रही है या एब्सॉर्ब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूशन। ओके, आप लोग को पता है अच्छे से डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। और अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो आप सॉल्यूशन को क्या करोगे, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को डाल दोगे, गेट इट। तो इस प्रोसेस में या तो हीट बाहर जाएंगी या तो हीट अंदर भी आ सकती है ना। राइट। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो जाहिर सी बात है यार, मैंने क्या किया, प्रोसेस का नाम यहाँ डाइल्यूशन है, तो इसके डेफिनेशन भी हमारी क्या होंगी, डेफिनेशन हमारी बिल्कुल सिंपल होंगी, जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पर, द एंथैल्पी चेंज accompanies the dilution of 1 mole of solution. ओके, ये हमारी डेफिनेशन रहेंगी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस है डाइल्यूशन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि HCl का मॉलिक्यूल है मेरे पास, मतलब सॉल्यूशन है, उसमें मैंने क्या कर लिया, पानी डाल दिया हो, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ HCl में जब मैं पानी डालूंगा तो जाहिर सी बात है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, हो सकता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, बराबर है। और अगर मैंने क्या कर लिया, पानी में HCl डाल दिया, तो यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर काफी ज्यादा है जबकि HCl का काफी कम था, मतलब ये वाले HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्वस HCl, बराबर है। अब आपको एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट पता है जो हमने लास्ट टाइम सॉल्यूशन में पढ़ा था, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है कि अगर मैं काफी ज्यादा सॉल्वेंट इसमें ऐड करते जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे काफी सारा मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऐड कर लिया सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर कोई भी हीट बाहर नहीं आ रही, आप देख पा रहे हो यहाँ से कोई हीट निकलती नहीं दिखाई दे रहा है या हीट अंदर आते नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, बराबर है। तो ये होता है डाइल्यूशन, कौन सा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसके बारे में आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डन। तो ध्यान दीजिए अभी,
तो देखिए अभी जितना यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कवर किया हुआ है, इससे रिगार्ड में आपको कोई डिफिकल्टीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हेलो, नहीं सर, समझा। समझ में आ गया सबको? देखिए आज की इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन थी, इसलिए मैं ज्यादा लाइव नहीं गया, मतलब बोर्ड पर गया नहीं, और मैं ये चेक करना चाहता था कि भाई इससे कैसे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो सर खर खर आवाज आ रही। तो बताइए समझ में आ गया है कि इससे पढ़ाना है? अरे यार, अरे तेरे इसमें प्रॉब्लम होगा नेटवर्क में, देख ले। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और कल ना थोड़ा सा वो जो टेक्स्ट बुक आप लोगों को पीडीएफ मिल गए होंगे ना, टेक्स्ट बुक के नए वाले। हाँ तो वो थोड़ा सा अपने हैंडी रखिएगा, क्योंकि कल उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ठीक है? हाँ हाँ।